हाय, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी गाइड में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चौथा पार्ट, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। ये हमारे पार्ट 2 होने वाला सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का। इसमें आज हम पढ़ेंगे ब्रिक्स और सार्क के बारे में। हमने पार्ट 1 में यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें पढ़ेंगे ब्रिक्स और सार्क के बारे में। तो ये हमारे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का सिलेबस। जैसे मैंने पहले बताया था पार्ट 1 में कि इस पार्ट में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में 4 संगठन आ रहे हैं। पहले यूरोपीय संघ, दूसरा आसियान, जो हमने ये 2 कवर कर लिए हैं हमने पार्ट 1 में। आज हम कवर करेंगे ब्रिक्स और सार्क को, और ये 6 देशों के बारे में और पढ़ना है। आने वाली 2 वीडियो में मैं इन 6 देशों के बारे में आपको एक्सप्लेन करा दूंगा अच्छे से, और नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। रूस, चीन, भारत, इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान। यह है ब्रिक्स। अब आता ब्रिक्स कि ब्रिक्स है क्या, या ब्रिक्स को गठन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। यानी कि ब्रिक्स विश्व की उभरती हुई 5 अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं का एक संगठन है। इसमें विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। इससे पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, परंतु इसे 2010 के बाद दक्षिण अफ्रीका के जुड़ जाने के बाद इसे अब ब्रिक्स के नाम से भी जाना जाने लगा। और ब्रिक की स्थापना 2006 में हुई थी। और ब्रिक्स अपनी 5 ब्रिक्स का जो नाम है वो अपने 5 देशों को दिखाता है, यानी 5 देशों का अपने प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जैसे कि ये हो गया BRICS। ये जो ब्रिक्स नाम है, ये B से ब्राज़ील हो जाता है, इसमें R से रसिया हो जाता है यानी रूस, I से इंडिया हो जाता है, C से चाइना हो जाता है, S से दक्षिण अफ्रीका। यानी कि ये ब्रिक्स नाम है वो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यानी कि ये 5 देशों को दिखा रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं ये कि ब्राज़ील जो नाम है ये B से ब्राज़ील को दिखा रहा है। B यहाँ पर ये रहा ब्राज़ील, R से रसिया, ये पूरा रसिया है, I से इंडिया, इंडिया ये रहा, यह C से हमारा चाइना, चाइना ये रहा, ये साउथ अफ्रीका। तो अब बात करते हैं ब्रिक्स को बनाए जाने के क्या कारण थे। कि ब्रिक्स की वर्तमान समय में विश्व की हम देख सकते हैं सभी अर्थव्यवस्था, विश्व में हम देख सकते हैं कि वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है हमारी अमेरिका की। यानी कि इसी की वजह से इसके सारे विश्व के सभी बड़े संगठनों पर जो कब्जा है, दबदबा चलता है, वो ब्रिक्स का वो सॉरी कि वो अमेरिका का या फिर पश्चिम देशों का चल रहा है दबदबा। इसीलिए ब्रिक्स का गठन करा गया इस दबदबे को ख़त्म करने के लिए, इस एक दुर्व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए। क्योंकि इसी वजह से मैंने बताया कि इसी वजह से एक ऐसे संगठन को बनाने की आवश्यकता थी जो विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ ला सके और उनके बीच सहयोग स्थापित कर सके, और भविष्य में यह सभी अर्थव्यवस्थाएं अपने विकसित देशों को टक्कर देने के लिए सामने आ सकती हैं। इसलिए इन सभी 5 अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आने की आवश्यकता थी। यानी कि ये 5 विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो हमारे एक दुर्व्यता है उसे टक्कर दे सकती है, यानी कि जो अमेरिका की शक्ति को टक्कर दे सकती है। इसलिए ब्रिक्स संगठन का गठन किया गया। अतः अब ब्रिक्स की विशेषता है कि ब्रिक्स की विशेषता की बात करें तो ब्रिक्स में विश्व की 45% जनसंख्या निवास करती है। ब्रिक्स में विश्व की 45% जनसंख्या निवास करती है। जैसे हम जानते हैं कि चीन और भारत में तो नंबर 1 नंबर 2 पे आते हैं जनसंख्या के मामले में। इसलिए विश्व की 45% जनसंख्या तो इन 5 देशों में ही हो जाती है, इन ब्रिक्स के देशों में। और इन 5 देशों की GDP विश्व की 25% है, कुल 25%। और ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। शंघाई चीन ये चीन की एक राजधानी है, चीन की राजधानी है बीचों बीच में एकदम, वहाँ पर है ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में। अब बात करते हैं पृथ्वी में इसके क्षेत्रफल की। ये पृथ्वी पर इसका क्षेत्रफल 30% क्षेत्रफल में ये 5 देश फैले हुए हैं। ब्रिक्स के 5 देश पृथ्वी के 30% क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। अब आगे देखें तो ब्रिक्स के उद्देश्य कि ब्रिक्स बनाने की उद्देश्य क्या था। मैंने जैसे बताया कि एक दुर्व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, जिसके यही था कि सुरक्षा यूएनओ की जो सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की मांग को बढ़ावा देने के लिए। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापक संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र संगठन के नाम से जाना जाता है। ये सुरक्षा परिषद में
एक मुद्दा चलता रहता है विवाद का, उसमें ही सुधार की मांग को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया है। और ब्रिक्स देशों के मध्य आयात निर्यात को सरल बनाने के लिए यानी व्यापार संबंधी रुकावटें हैं उन्हें दूर करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और जलवायु परिवर्तन संबंधी मुद्दों पर यानी कि जो पर्यावरण का जो ह्रास हो रहा है उसे कम करने के लिए, इसके सहयोग को स्थापित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और टेक्नोलॉजी के विस्तार और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और एक दूसरे की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें साझा चुनौतियों पर मिलजुल कर समाधान करना है। इसलिए भी इस संगठन की इसलिए इस संगठन की भी स्थापना की गई है। हम देखें तो जो हमारे 4 संगठन हैं, इन 4 संगठनों के हमारे उद्देश्य लगभग एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। हालांकि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर मिलता है, लेकिन हमारा लाइन तो बिल्कुल वही होती है कि व्यापार को सरल बनाने के लिए, सुरक्षा नीति को सुनिश्चित करने के लिए, विश्व में अपना अधिक विकास करने के लिए, अपने देश के लोगों को अच्छा जीवन स्तर सुनिश्चित कराने के लिए इन संगठनों की स्थापना की जाती है। यानी कि लगभग हमें 4 के 4 संगठनों के जो उद्देश्य हैं वो एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। अब आता है एनडीबी। एनडीबी क्या है? यह है एक न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ब्रिक्स द्वारा गठित किया गया एक बैंक है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसमें देखें तो इसमें आता है कि भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों को एक बैंक बनाने का सुझाव दिया गया, यानी भारत द्वारा ब्रिक्स के देशों को, इन 5 देशों को बैंक बनाने का सुझाव दिया गया। और इस बैंक का गठन 2014 में किया गया, 2014 में। और इस बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में। और उसकी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है केवी कामत, एक भारतीय है। यानी कि एक केवी कामत कौन है? भारतीय है। और यही एनडीबी के एक अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। और इस बैंक की कुल जमा पूंजी $100 बिलियन, जिसमें से $41 बिलियन का चीन द्वारा योगदान है, जबकि भारत ने $18 बिलियन का योगदान है, $18 बिलियन का। भारत भी कहीं पीछे नहीं है इनमें। यह बैंक सदस्य देशों का आसानी से किस्त पर लोन दे देता है। सदस्य देशों को सीधी सी बात है कि बैंक है तो आसानी से किस्तों पर, सस्ती किस्तों पर अपने देशों को लोन देगा, इसलिए इसकी स्थापना की गई है। और इन्हें आर्थिक सुझाव भी देता है, और साथ ही साथ अपने सदस्य देशों को आर्थिक सुझाव भी देता है। ठीक है, मुझे भरोसा है कि आपको समझ आ गया होगा। तो अब बात करते हैं हम सार्क की। अब आता है ये सार्क, ये हमारा सार्क 8 देशों का ये एक संगठन है, जिसे हम सार्क के नाम से जानते हैं। 8 देशों का संगठन है। इसे हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है। सार्क को दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। इनकी सार्क के 3 नाम है। पहले दक्षेश हो जाता है, दूसरा एक तो सार्क हो ही गया, दूसरा दक्षेश हो जाता है, तीसरा होता है दक्षिण पूर्वी, तीसरा होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यानी कि इसमें 8 देश शामिल हैं। पहले तो हो जाता है हमारे अफ्रीका, सॉरी इसमें हो जाता है हमारा पहले तो अफ़गानिस्तान, और फिर हो जाता है हमारा पाकिस्तान, और ये भारत, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, और यहाँ पर कुछ टापुओं का एक समूह है जिसे मालदीव के नाम से जाना जाता है, एक देश है ये वो। यानी इस प्रकार से 8 देश इसमें शामिल हो जाते हैं सार्क में। तो आइए सार्क के बारे में पढ़ते हैं आगे। यानी कि सार्क की स्थापना करने के क्या उद्देश्य था कि सार्क का पूरा नाम देखें तो इसके मैंने जब बताया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका पूरा नाम, और इसे दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। दक्षेश में 8 देश शामिल हैं जिनका आर्थिक और राजनीतिक विकास करना ही उद्देश्य है। और इसकी स्थापना बांग्लादेश से ढाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई। यानी कि मैं बताऊं कि जहाँ पर जिस संगठन की स्थापना की जाती है उस राजधानी के नाम पर ही घोषणा पत्र का नाम डल जाता है। जैसे कि सार्क की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई, तो इसके किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर की गई, इसका नाम पड़ गया कि ढाका घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके सार्क की स्थापना की गई। और सार्क के संस्थापक देश 7 थे, यानी कि जिन देशों ने स्थापना की है वो देश 7 थे, और वर्तमान में अभी 8 हैं, यानी कि एक देश उनमें और शामिल हो गया। ये 7 देश कौन से थे? ये थे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव और भूटान। यानी मैं आपको नक्शे में दिखाऊं तो ये देश, यानी कि पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश। यानी कि आपको देखा जाए तो बस एक देश ही इसमें कमी है, कौन सा?
ये बाद में जो जुड़ा है वो है हमारा अफ़गानिस्तान। ये अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान है जो इसका 8वां सदस्य देश है। और इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि इसमें इन 8 देशों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और जो सबसे ज़्यादा जो बड़ा देश है वो है हमारा भारत देश। भारत देश जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री इन 8 देशों में से और सबसे ज़्यादा जो बड़ी है, जनसंख्या जिसकी सबसे ज़्यादा है वो है भारत। और इसके बारे में आगे देखें, जैसे मैंने बताया कि 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में जो 8वां इसका सदस्य बना वो बना अफ़गानिस्तान। और इसके पहले महासचिव, सार्क के पहले महासचिव थे अब्दुल एहसान, जो कि एक बांग्लादेश के रहने वाले थे। और इसके बारे में आगे देखें तो इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में स्थित है। इनकी काठमांडू नेपाल की एक राजधानी है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और वर्तमान में 14 महासचिव इसकी एसरा रुवान वीराकून। और इसी विश्व में 17% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की 17% जनसंख्या इन 8 देशों में निवास करती है। और सार्क की स्थापना करने वाले घोषणा पत्र के अनुच्छेद, हाँ ये जो 2 लाइन हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसकी स्थापना से लेकर, कि जो सार्क की स्थापना है, सार्क की स्थापना करने वाले घोषणा पत्र के अनुच्छेद 10 की जो पहली धारा है, उस पहली धारा में कहा गया है कि इन सार्क के 8 देशों के मध्य जितने भी निर्णय होंगे वो सभी सर्वसम्मति से होंगे। सर्वसम्मति का मतलब है कि सभी की उस निर्णय पर राय होनी चाहिए, सभी की राय होनी चाहिए, यानी सब उस फैसले से सहमत होने चाहिए। और फिर इस अनुच्छेद 10 की दूसरी धारा में कहा गया है कि सार्क में द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं किए जाएंगे। द्विपक्षीय मामले वो होते हैं कि जो केवल 2 देशों के बीच होते हैं, यानी 2 देशों के बीच ये विवाद हो सकते हैं, ये व्यापार संबंधी मामले हो सकते हैं। वो कहा गया कि सार्क में द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के हमेशा झगड़े की बात रहती है, जहाँ भी जाते हैं अपनी विवाद की बात उठाते हैं। इसलिए इसमें कहा गया है कि सार्क में द्विपक्षीय मामलों पर, किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। ये है हमारे महासचिव एसलरुवान वीराकून। ये है एसलरुवान वीराकून, वर्तमान महासचिव एसलरुवान वीराकून। आते हैं सार्क के उद्देश्य कि आखिर सार्क को बनाने की क्या उद्देश्य है। मैंने जैसे बताया कि सिमिलर ही होते हैं सभी के उद्देश्य, 4 के 4 संगठन एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत ही कुछ अंतर होता है। इसका भी देखो बिल्कुल वही है कि दक्षिण एशिया देशों के लोगों का कल्याण करना और उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ा देना, उनके आर्थिक समृद्धि करना, तेज़ी से सामाजिक प्रवृत्ति और सांस्कृतिक विकास करना है, सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है कि 8 के 8 देश एक दूसरे पर सामूहिक रूप से आत्मनिर्भर हों और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अपना सहयोग करते चल रहे हैं। इनकी क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर जो इनकी नीतियाँ हैं वो एक जैसी हों, इनकी दोस्ती बनी रही, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर जहाँ भी मिले लड़ने लग जाएं। और आगे की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सहयोग को मजबूत भी करना है, जैसे मैंने बताया। और एक दूसरे की समस्याओं के लिए आपस में विश्वास और समझबूझ को विकसित करना है, ताकि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। अब देखिए साफ्टा, कि साफ्टा क्या है। साफ्टा में पेपर में बहुत ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं। साफ्टा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा ही। इस साफ्टा क्या है, ये फ्री ट्रेड एरिया है। फ्री ट्रेड एरिया की मुक्त व्यापार समझौता है। ये मुक्त व्यापार समझौता नहीं, सार्क द्वारा किया गया एक मुक्त व्यापार समझौता, जिसे दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के नाम से जाना जाता है, यानी कि साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया के नाम से, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। ये साफ्टा है, यानी कि इन सार्क के 8 देशों के मध्य व्यापार को सरल बनाने के लिए, व्यापार संबंधी रुकावटों को समाप्त करने के लिए ये साफ्टा बनाया गया, साफ्टा को लागू करा गया। कि इसके बारे में पढ़ें तो ये आता है कि 12वें शिखर सम्मेलन में 4 जनवरी 2004 को, जो कि 12वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का 4 जनवरी 2004 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुआ था। इसमें सार्क के देशों ने ऐतिहासिक साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए। कब किए? 4 जनवरी 2004 को ऐतिहासिक साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए इन सार्क देशों ने। ये सम्मेलन भी सार्क के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सार्क के जो जितने भी सम्मेलन हैं आपको सभी याद कर लेने हैं। स्पेशली इनकी ये कहाँ हुए और किस समय पर हुए, क्योंकि ये मैप में सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इनकी 1-2 सवाल तो यहाँ से मैप में आ ही जाता है, और 1-2 नंबर का ही वैसे भी रिटर्न में पूछ लेते हैं। और इसमें कि इस साफ्टा पर समझौता का हस्ताक्षर तो 4 जनवरी 2004 को हुए,
परंतु इसे लागू करा गया 1 जनवरी 2006 को। और इसके उद्देश्य क्या थे साफ टाके, जैसे मैंने बताया कि व्यापार संबंधी रुकावटों को दूर करना था, यही था कि व्यापार संबंधी बाधाओं को दूर करना है बिल्कुल। और दूसरा कि व्यापार एवं प्रशुल्क प्रतिबंधों के सभी प्रकारों को समाप्त करने का प्रयास करते हुए एक दूसरे के देशों के बीच अधिक उदार व्यापार संबंध स्थापित करने हैं। अब आते हैं भारत और सार्क के संबंध। ये टॉपिक भी हमारे इम्पोर्टेंट है ना, भारत और सार्क के सम्मेलन की, सार्क में भारत की क्या भूमिका है। इसमें हम पढ़ें कि भारत और सार्क के सम्मेलन के बारे में, संबंधों के बारे में, यानी भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ, जहाँ तक कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ मैंने जैसे बताया कि भारत है सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। इन 8 देशों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री, सबसे बड़ा जो देश है वो भारत ही है। तो सीधी सी बात है कि कोई भी देश भारत से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन बस एक पाकिस्तान ही है जिसके संबंध भारत के साथ बेकार है इन 8 देशों में। मैं चाइना की बात नहीं कर रहा, केवल मैं दक्षिण एशिया की देशों की बात कर रहा हूँ जिसमें बस पाकिस्तान आता है। इनकी इसमें केवल पाकिस्तान के ही हैं जो भारत के साथ संबंध बेकार हैं, और बाकी सभी देशों के साथ तो काफ़ी अच्छे मधुर संबंध है भारत के। 1987 में सार्क को भारत ने 150 लाख रुपए की यहाँ तक की मदद भी दी है, 150 लाख की मदद दी है 1987 में। और सार्क द्वारा संरक्षित अन्न भंडार को कायम करने के लिए, इस सार्क में एक ही शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें समझौता हुआ था कि हम संरक्षित अन्न भंडार कायम करेंगे। उसमें भारत ने अपना योगदान देने के लिए 1,53,200 टन खाद्यान्न का योगदान दिया है। कितना भारत ने दिया है? 1,53,200 टन खाद्यान्न का योगदान, ठीक। और सार्क व्यापार मेला है वो भी भारत में आयोजित किया गया। और सन 2014 में 18वें शिखर सम्मेलन, सन 2014 में 18 शिखर सम्मेलन था, वो भारत में ही आयोजित कराया गया, जिसमें भारत ने 3 से 5 साल के लिए व्यापार समझौता, यानी कि व्यापार समझौते के अंतर्गत वीज़ा देने के लिए, यानी कि 3 से 5 साल का व्यापार वीज़ा देने की घोषणा की। क्योंकि ये व्यापार वीज़ा क्या होता है कि व्यापार वीज़ा यानी कि ये जो 8 देश हैं वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से बिना किसी ज़्यादा पूछताछ, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी प्रतिबंध के आ जा सकते हैं कि व्यापार के उद्देश्य से आसानी से अपनी कंट्रीज में ना, भारत में अपनी कंट्रीज से कंपनी स्थापित कर सकते हैं। यानी कि एकदम व्यापार को और अधिक सरल बनाने के लिए भारत ने 3 से 5 साल का इन 8 देशों को एक वीज़ा दे दिया। और आगे देखेंगे भारत में आयोजित सार्क शिखर सम्मेलन, कि भारत में आज तक कितने सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। कि भारत में सार्क के 3 शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। पहले तो इसमें हो जाता है कि दूसरा शिखर सम्मेलन, फिर 8वां शिखर सम्मेलन और फिर 14वां शिखर सम्मेलन। इसके अंदर शिखर सम्मेलन की बात करते हैं कि ये जो दूसरा शिखर सम्मेलन है वो 1986 में भारत के बेंगलुरु में कराया गया। 1986 में भारत के बेंगलुरु में कराया गया। कब? 1986 में बेंगलुरु में, भारत में बेंगलुरु में कराया गया 1986 में। आपको पता है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, वहीं पर ही हुआ था 1986 में भारत में ये सार्क शिखर सम्मेलन, दूसरा सार्क शिखर सम्मेलन। और इसी दूसरे सार्क शिखर सम्मेलन में 1990 तक सार्वभौमिक प्रतिरक्षण, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, शिशु पोषाहार, साफ सुरक्षित पेयजल की सुविधा और 2000 से पूर्व, यानी सन 2000 से पूर्व समुचित आवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यानी कि इसमें लक्ष्य निर्धारित किए गए कि हम 1990 तक सार्वभौमिक प्रतिरक्षण प्रदान करेंगे, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेंगे, शिशु पोषाहार, यानी कि जो एकदम एक बच्चे के लिए, एक शिशु के लिए जो पोषक तत्व होने चाहिए, पोषक तत्व भरा का जो खाना होना चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे, स्वच्छ पेयजल की सुविधा भी प्रोवाइड करेंगे। और सन 2000 से पूर्व, यानी सन 2000 तक हम आवास का लक्ष्य भी निर्धारित कर देंगे, यानी कि सभी के पास आवास होगा। और इसमें फिर अगला देखेंगे कि 8वां शिखर सम्मेलन 1995 में नई दिल्ली में कराया गया। जैसे कि भारत की राजधानी है दिल्ली में, नई दिल्ली, ठीक है, वहीं पर 1995 में कराया गया 8वां शिखर सम्मेलन। और इस 8वें शिखर सम्मेलन में क्या
क्या कहा गया कि इसमें 1995 को दक्षिण गरीबी उन्मूलन वर्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि दक्षिण गरीबी उन्मूलन वर्ष, जैसे मैंने बताया कि सार्क को दक्षिण के नाम से जाना जाता है। यानी कि दक्षिण के जो 8 देश हैं इनमें गरीबी पूरी तरीके से समाप्त होगी। उन्मूलन यानी कि समाप्ति, दक्षिण गरीबी उन्मूलन वर्ष यानी कि जो दक्षिण के 8 देश हैं उनमें जो गरीबी है उन्हें पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ये 1995 में बनाने का निर्णय लिया गया। ठीक। और फिर आता है अगला कि 14 शिखर सम्मेलन। आगे मैंने इसमें पढ़ाया था पहले ही कि 14 शिखर सम्मेलन ये 2007 में हुआ था भारत में, नई दिल्ली में। इसमें अफगानिस्तान को सार्क का 8वां सदस्य देश बनाया गया था, नया सदस्य। तो आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से एक एक चीज़ समझ आई होगी। मैंने आपको अच्छे से बड़े तरीके से सारी चीज़ें समझाई हैं। अगर आपको समझ नहीं आई है तो आप फिर से एक बार दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना अगर आप ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हो। ज़रूर मैं आपको हर दिन ऐसी वीडियो प्रोवाइड करूँगा, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊँगा। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र का तो वो भी ज़रूर देखें। गुड बाय, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में।